Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoom शिक्षा। I am दिव्या शर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैंने ऑलरेडी 21 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो आज की क्लास जो है वो 22 नंबर की होगी। तो आई होप कि आपने पहले की वीडियोस को देखा होगा। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर आपको पुरानी सभी वीडियोस की जो है एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्द से जल्द वहाँ पे जाके सारी वीडियोस को देख लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जैसा कि बता देती हूँ, पिछले क्लासेस में मैंने ऑलरेडी 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारी क्लास चैप्टर 8 से रिलेटेड होगी। पार्ट 20 में और 21 में हमने चैप्टर 8 को स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को वहाँ कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 8 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 8 का नेम है एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो आज हम इस क्लास में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं चैप्टर 8 के वो हम करेंगे कंप्लीट। तो आइए आज की क्लास को हम आज स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। उन्होंने कौन कौन से रूल्स को लागू किया था। उससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम था। अब हम कुछ स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे और कह सकते हैं कि हम कुछ पॉपुलर पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी राय दी थी एजुकेशन पे। तो आइए एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ते हैं। एफर्ट्स ऑफ इंडियन नेशनल्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि इन्होंने बताया कि किस टाइप से क्या एजुकेशन में होना चाहिए। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था तो यहाँ के लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि इस एजुकेशन सिस्टम में यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में कुछ बातों की कमी है। तो उन्होंने उन कमियों को डिटेल में बताया। द हाई स्पिरिटेड एंड एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल सून बिगेन टू चैलेंज द यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दे पॉइंटेड आउट द इनएडिक्विटीज ऑफ द सिस्टम एंड टुक अपॉन देमसेल्फ द टास्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन नेशनलिज्म, यानी कि अब जो एजुकेशन सिस्टम में जो डेवलपमेंट चाहते थे ये चाहते थे कि वो डेवलपमेंट हमारे नेशन के अकॉर्डिंग हो। तो इसमें जो महान जो नेम थे वो थे राजा राम मोहन रॉय का एंड रविंद्रनाथ टैगोर का। इन्होंने शुरुआत की थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की इंडिया में। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया। ये पहला स्टेप था एजुकेशन रिफॉर्म का इंडिया में। साथ ही साथ नेशनल स्कूल्स एंड नेशनल कॉलेजेस वर सेट अप टू प्रमोट ए नेशनलिस्ट अप्रोच इन एजुकेशन। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसमें पहले साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। बट अर्ली 19th सेंचुरी में जो है स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और इसी के साथ द इंडियन एसोसिएशन फॉर द cultivation of science was founded by the Mahendra Lal Sircar. Later, the Indian Science Congress Association was set up. और इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे जो कंट्रीब्यूशन था लीडिंग रिफॉर्मर्स का एजुकेशन के फील्ड में, उनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था वो था राजा राम मोहन का, तो राजा राम मोहन रॉय का। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या बात कही और ये कौन थे। राजा राम मोहन रॉय का बहुत ज़्यादा ज्ञान था वेदास का, उपनिषद का। साथ ही साथ इनको लिंग्विस्ट कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस की स्टडी कर रखी थी, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक, यानी कि इन सब लैंग्वेजेस की नॉलेज जो है वो राजा राम मोहन रॉय को थी। ही ऑल्सो हैड ए डीप नॉलेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि इनको क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म की भी इन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज भी थी। साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी जो थी द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी कि इनकी जो बुक थी राजा राम मोहन रॉय की जो कि क्रिश्चियन धर्म पे डिपेंड थी,
क्रिश्चियन धर्म पे डिपेंड नहीं थी, हम उसको ये बोल सकते हैं क्रिश्चियन धर्म पे बेस थी, जिसका नाम था द परसेप्ट ऑफ जीसस, यानी कि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो कि क्रिश्चियन धर्म पे थी। ही वॉज इन फेवर ऑफ इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन टू द इंडियंस, यानी कि इनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को देनी चाहिए। ही ऑल्सो वॉन्टेड दैम टू स्टडी मैथमेटिक्स, फिलोसफी, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, यानी कि इनका मानना था कि बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाया जाए, फिलोसफी भी पढ़ाई जाए, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाए और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाए। और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से। और 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज को फाउंड किया टू प्रमोट बोथ द इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न साइंस, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लर्निंग को भी पढ़ाया जाता था, साथ ही साथ वेस्टर्न साइंस को भी पढ़ाया जाता था। तो अभी हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के फाउंडर थे, विच sought टू रिवाइव द एंशंट ग्लोरी एंड रिलीजन ऑफ द आर्यंस, यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्यंस के रिलीजन पे फोकस डाला, साथ ही साथ उन्होंने एंशंट ग्लोरी पे भी फोकस डाला था। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू द वेदास, यानी कि जो बैक टू द वेदास जो फेमस स्लोगन है विच वॉज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। द आर्य समाज वॉज फाउंड इन 1875, यानी कि जो आर्य समाज था वो 1875 में फाउंड हुआ था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एंड उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कूल्स भी खोले, जिसमें जो फेमस स्कूल का नेम है वो है DAV, जिसको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो है ये स्कूल्स ओपन हुए थे। साथ ही साथ जो करिकुलम था DAV का इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड क्लासिकल इंडियन स्टडीज़। फॉर द रिवाइवल ऑफ द वैदिक आइडियाज़ ही फाउंड द गुरुकुल पाठशाला एट हरिद्वार इन 1902, यानी कि 1902 में उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला को भी खोला था, ताकि जो वैदिक जो एजुकेशन है, जो वैदिक आइडियाज़ है वो लोगों तक पहुंचाए जा सके थ्रू द एजुकेशन। तो इसमें हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मिसेस एनी बेसेंट के बारे में। जो एनी बेसेंट थी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1902, यानी कि 1907 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी जो प्रेसिडेंट चुनी गई थी वो एनी बेसेंट थी। द सोसाइटी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड विद द हिंदू फिलॉसफी ऑफ कर्मा। इट वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि ये जो सोसाइटी थी वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे फोकस करती थी और ह्यूमैनिटी पे। मिसेस बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस इन 1898, यानी कि 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बनारस में, जहाँ पे हिंदू रिलीजन और साथ ही साथ वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती थी। द कॉलेज टर्न इनटू द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, यानी कि 1916 में जो हिंदू कॉलेज था, यानी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1916 में। तो ये हमने एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, यानी कि अब तक हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा। अब हम पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। जो पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर थे उन्होंने वुमेन एजुकेशन के कारणों को फॉरवर्ड किया था और ही वॉज एसोसिएटेड विद एटलीस्ट 35 गर्ल्स स्कूल्स इन बंगाल। ही वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज एंड डिवाइज्ड न्यू अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग संस्कृत। बेसिकली इन्होंने संस्कृत पे फोकस किया और ये जो है प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, साथ ही साथ इन्होंने नए मेथड्स पे, नए अप्रोच पे फोकस किया जो कि संस्कृत बच्चों को पढ़ा सके, यानी कि संस्कृत पढ़ाने के इन्होंने नए नए मेथड्स बताए थे। और अब हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन। जो फर्स्ट नेशनल स्कूल था
वो ओपन हुआ था रंगपुर में इन बंगाल विच इज़ नाउ इन बांग्लादेश। द डॉन सोसाइटी वाज फाउंड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी इन 1902, यानी कि 1902 में डॉन सोसाइटी जो है फाउंड हुई थी किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। द सोसाइटी लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो, ये सोसाइटी उस बात पे फोकस करती थी। मुखर्जी ऑल्सो ऑर्गेनाइज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज NCE इन 1906, यानी कि 1906 में मुखर्जी ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। द बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल वर सेट अप अंडर द NCE। सर अरबिंदो वॉज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। The main features of the policies of National Council of Education were टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइडेड अप टू 5th स्टैंडर्ड, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो 5th स्टैंडर्ड तक प्रोवाइड की जाएगी। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक कंपलसरी सेकेंड लैंग्वेज होगी। साथ ही साथ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, आर्ट, कल्चर एंड ह्यूमनिज्म वर ऑल्सो टॉट, यानी कि आर्ट, कल्चर, नेचुरल साइंस, ह्यूमनिज्म ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। एंड प्रोविजंस फॉर रिसर्च एंड हायर स्टडीज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, philosophy, economics, politics, arts and science. Now we will study about the contribution of Tagore and Gandhi in the development of national education. यानी कि अब हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बेसिकली क्लासरूम के फेवर में नहीं थे, यानी कि उन्हें जो 4 वॉल वाला सिस्टम था वो पसंद नहीं था कि बच्चे को एक जगह पे बैठा कर पढ़ा दिया जाए। ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द क्लासरूम वेरिन स्टूडेंट लुक लाइक प्रिजनर्स, जहाँ पे कैदी की तरह बच्चे दिखे। देयरफॉर व्हेन ही ग्रू अप ही ड्रीम्ड ऑफ सेटिंग अप अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन वर नॉट बाउंड टू सिट इन क्लासेस और स्टडी अ पर्टिकुलर करिकुलम, यानी कि वो ऐसा क्लासरूम सेटअप करना चाहते थे जहाँ पे बच्चा एक जगह पे बैठ के ना पढ़े, साथ ही साथ उनको एक पर्टिकुलर करिकुलम ना पढ़ाया जाए, यानी कि फिक्स्ड टॉपिक उनको ना पढ़ाए जाएं। He preferred a creative and natural environment for the children. He wanted the teachers to be loving and caring and solve the anxiety of student, यानी कि जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो झिझक है, जो तनाव है, जो चिंता है उसको ख़त्म कर देंगे। With these views in mind, टैगोर सेटअप हिज स्कूल कॉल्ड शांति निकेतन, यानी कि टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की जिसको कलकत्ता में स्थापित किया गया। हेयर चिल्ड्रन स्टडी एडमिट्स द पीस एंड द हार्मनी ऑफ नेचर। टैगोर बिलीव दैट वंस मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि शांति निकेतन में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो बच्चे की मदर टंग होगी। साथ ही साथ शांति निकेतन अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फाइनली डेवलप्ड इनटू द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ विश्व भारती इन 1918। इसी के साथ अब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जो थे वो वेस्टर्नाइजेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, यानी कि जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन थी वो उनको बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम इंडियंस वर बिकमिंग द स्लेव्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थॉट एंड कल्चर, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन की थॉट्स हैं, कल्चर्स हैं, बेसिकली जो इंडियंस हैं वो उनके स्लेव्स बनते जा रहे हैं। दे नेग्लेक्टेड द रिच इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ही एडवोकेटेड नई तालीम विच इज़ ऑल्सो नॉन एज बेसिक एजुकेशन, यानी कि उनका कहना था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बच्चों को फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और उन्होंने नई तालीम जिसको हम बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिसमें क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन इन सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। ही वॉज इन फेवर ऑफ एजुकेशन टू बी इन द मदर टंग, यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग में होगा। साथ ही साथ इन्होंने ही लेड स्ट्रेस ऑन द प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल थ्रू एजुकेशन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी बॉडी, यानी कि जो एक हेल्थी बॉडी होती है वो डेवलप करने के लिए इन्होंने मेनली फोकस किया। और 1937 में उन्होंने वर्धा स्कीम को भी रखा सामने। साथ ही साथ डेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, यानी कि जो मेथड होगा टीचिंग का वो बेसिकली लर्निंग थ्रू एक्टिविटी होगा विच इज़ ऑल्सो नॉन एज लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि
यानी कि करके सीखना। जब बच्चा करके सीखेगा तो उसका जो सीखना हुआ, जो उसकी लर्निंग हुई, वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है। यानी कि बच्चा जब खुद करके सीखता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखता है, इंस्टेड ऑफ रोट मेथड। अगर वो उस चीज़ को रखता है तो वो उसको 2-3 दिन तक मैक्सिमम याद रख पाएगा, लेकिन अगर वो उसी चीज़ को अगर करके सीखता है तो वो उसका बहुत ही लंबे टाइम तक उसको सीख पाएगा। तो महात्मा गांधी ने वर्धा स्कीम जो है रखी थी, जिसमें जो प्रिंसिपल था, जिसका मेन प्रिंसिपल था, वो था लर्निंग बाय डूइंग और ऑल्सो नॉन एज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यानी कि आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हमने अब आज की क्लास में चैप्टर 8 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जूम शिक्षा चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपने आज से पहले की जो प्रीवियस क्लासेस हैं, यानी कि जो टोटल मैंने चैप्टर 7 करा दिए हैं, अगर आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैप्टर पे जाके प्लेलिस्ट चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे आपको पुरानी सारी वीडियोस एक साथ एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।